बीच बीच में ना आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा। द ओनली पर्पस टू आस्क क्वेश्चंस इज टू एक्सप्लोर कि आपको कितने लेवल का आता है। उसको कभी ऐसा नहीं लेना कि सर पढ़ाने कब लग के काम कर रहे हैं और पूछते ज्यादा है। उसको बर्डन के रूप में नहीं लेना। ओके, द ओनली पर्पस इज टू जज योर लेवल, व्हाट यू ऑलरेडी नो, व्हाट यू नो डोंट। ठीक है, मेरे को जजमेंट हो जाएगी तो फिर मैं अकॉर्डिंगली बताता रहूंगा। राइट। जैसे मोशन की यूनिट में अगर एक पहला क्वेश्चन जो अगर पूछा जा सकता है आपसे, और आपने बताना है कि आप इसको आंसर कर पाओगे कि नहीं, और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, ए बॉडी इज एट रेस्ट। ये एक स्टेटमेंट हमने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा, उसके बाद बोल रहे हैं इट इज अ relative term, it is a relative term। राइट। बाद में लिखते हैं कमेंट। मान लीजिए 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो विल यू बी एबल टू आंसर इट? Sir, I believe I know the answer, but maybe I'll not be able to frame it that well. What I mean to say is कि ट्राई योर बेस्ट। yes, when the body is at rest, it means that the body is not in motion with respect to its surroundings. Um, for example, the let's assume that the body is a car. With respect to the road, the car is at rest, but with respect to a moving bus, the car will be in motion. Up to some extent you have told accurately. Look here, first of all you have to simplify this statement. You will simplify this statement like this: a body, इसका मीनिंग क्या है? A body appears which appears at rest to one observer, to one observer, comma, may appear in motion, in motion to the other observer, to the other observer। पहले तो स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यानी रिलेटिव के रिलेशन के हिसाब से कोई बॉडी हम रेस्ट या मोशन में बताते हैं विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव, रिलेटिव टू ऑब्जर्वर। तो रिलेटिव टू ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू कौन सा ऑब्जर्वर है? ओके। जैसे एग्जांपल, कल को मान लीजिए आपके मामा जी आपके घर आते हैं, राइट। और आज जिस वक्त वो आपके घर आते हैं तब आपकी फ्रेंड भी अगर बैठी हुई है, तो वो जेंटलमैन आपके लिए तो मामा जी हैं, आपके रिलेटिव हैं, लेकिन फॉर योर फ्रेंड वो कुछ नहीं लगते। यानी द सेम पर्सनैलिटी is considered as maternal uncle, but for the other student he is some unknown person, right? तो Okay. रिश्ता क्या बनता है? उसी तरह से लीजिए फॉर एग्जांपल, लाइक दिस इज योर बस and it is in motion, and this is your driver seat, and suppose महक is sitting here as a passenger। महक स्कूल बस की लगा लो, और ये आपके मॉम है जो सुबह सुबह आपको बाय बाय कह रहे हैं, राइट। तो व्हाट यू ऑब्जर्व, हम ड्राइवर के मोशन को डिस्कस करेंगे। ड्राइवर का मोशन जब हम डिस्कस करते हैं तो ऑब्जर्वर नंबर 1 हम लेते हैं महक। महक इज वन ऑब्जर्वर, और महक मॉम जो है वो अदर ऑब्जर्वर। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं ऊंची से आवाज लगा के महक से पूछ रहा हूँ, महक बच्चे आपके लिए ये ड्राइवर मोशन में है कि नहीं?
रेस्ट पे है या मोशन में? महक रेस्ट। बोलेंगे सर बाय द पासेज ऑफ टाइम मेरे और ड्राइवर के बीच का गैप उतना ही रहता है, टाइम कितना ही बीतता रहे, बस चल भी रही है लेकिन फिर भी मेरे और ड्राइवर दोनों हम सिटिंग पोस्चर में हैं, हम दोनों के बीच में जो गैप है वो कांस्टेंट रहता है। तो कांस्टेंट रहता है, दैट मीन्स फॉर महक दिस ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट। तुम ऊंचे से आवाज लगा के बोलोगे सर मेरे को तो लगता है रेस्ट, जो ड्राइवर है वो रेस्ट पे। यही बात मैं आपकी मम्मा से पूछ लूं, क्या आपको बस का ड्राइवर मोशन में लगता है? तो आपके मम्मा कहेंगे मेरे से ड्राइवर का जो गैप आर है वो कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है, जितना जितना बच्चा मेरा दूर जा रहा है ड्राइवर भी दूर जा रहा है। तो बाय द पासेज ऑफ टाइम द स्ट्रेट लाइन गैप बिटवीन द ड्राइवर एंड द मॉम वेरीज। तो आपके मम्मा मेरे को बोलेंगे सर मेरे लिए तो ड्राइवर इन मोशन है। ओके, तो इसका मतलब इस स्टेटमेंट के बाद हम ये कहेंगे इफ फॉर वन ऑब्जर्वर द बॉडी हुज मोशन इज डिस्कस्ड remains at a constant distance by the passage of time, by the passage of time, टाइम के बीतने के साथ साथ उन दोनों के बीच में जो गैप है वो कांस्टेंट रहे, then for this observer the driver motion is the driver is at rest. But for the other observer, by the passage of time, the gap between observer and the body with whose motion is considered remains at a variable distance. Okay? As r is variable, it does not remain constant. For the observer mom, the driver is in motion. कोई डाउट? नो सर। अच्छा, तो इसका मतलब है आप सक्सेसफुली इस क्वेश्चन को करने में कामयाब हो गए, राइट? अगर यस। आप मोबाइल फोन लेकर बैठोगे साथ में तो आप इन चीजों का फोटो भी ले सकते हो साथ के साथ। यस सर। अदरवाइज अब एक और क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन सेकंड। मोशन इज अ relative term, कमेंट। इसको बता पाओगे? मोशन इज ए रिलेटिव टर्म, कमेंट। इसमें भी आप वही एग्जांपल दे सकते, सिमिलर टू दैट। सेम एग्जांपल आप दे सकते हो। और एक बार मेरे से बच्चे ने पूछा था एक क्वेश्चन, वही क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, देखते हैं आप क्या जवाब देते हो। तो उसने मेरे को बोला सर जो ताजमहल है ये तो सभी के लिए रेस्ट में हो गया ना, तो आप रिलेटिव टर्म कैसे कह सकते हो? ताजमहल इज एट रेस्ट, आप मानते हो? मैंने कहा बिल्कुल मानता हूँ। तो मेरे लिए भी रेस्ट पर है, आपके लिए भी रेस्ट है, तो आप यहाँ पर तो कह नहीं सकते रिलेटिव टर्म। तो मैंने कहा नो, मैं यहाँ भी कह सकता हूँ रेस्ट इज ए रिलेटिव टर्म। आप बता सकते हो कैसे? स्टेट ताज ताजमहल एट ताज रेस्ट। ताजमहल is at rest with respect to uh, uh, all the stationary objects on earth, but for instance if I am walking and I'm looking at Taj Mahal, if suppose I'm in a moving car and I'm looking at Taj Mahal through the window, then the car is moving, I am sitting, but according to me I can see that the distance between me and Taj Mahal will is changing. So with respect to me, the Taj Mahal is in motion. तो यही आंसर उस बच्चे ने दिया था, पर मैंने इसको ज्यादा अच्छा सही नहीं बोला। मैंने कहा अगर ये बात है तो तब तो ये जो सन है, सन है ना, तो आप ये अपनी छत से देख रहे हो, आपको ये दिख रहा है सन यहाँ पर इतनी दूरी पर, आप किसी दूसरे की छत पर चले गए, आपको सन वहीं पर दिखता है जबकि वो छत दूर है, तो आप मोशन में अभी भी आपको सन में रेस्ट पर लगता है ना? Right. तो वो जो आपका आंसर है उसको टीचर कहीं डिडक्ट कर लेते हैं, मार्क्स कहीं दे देते हैं। आप इसको ऐसे आंसर दोगे, देखो आप बोलोगे जो जो ताजमहल है ना वो हम एट रेस्ट कह सकते हैं फॉर ऑब्जर्वर्स ऑन अर्थ, लेकिन
आप हमें बताओ, आप बोलोगे उसके बाद सेकंड टाइम ताजमहल कहाँ पर है, हम कहेंगे जी आगरा में। गुड। आगरा कहाँ है, हम कहेंगे सर यूपी में। यूपी कहाँ है सर, भारत में। भारत कहाँ है सर, एशिया में। एशिया कहाँ है सर, ग्लोब का कॉन्टिनेंट है। ओके। तो क्या ग्लोब मूव नहीं कर रहा, हम कहेंगे मूव कर रहा है। इसका मतलब इसी ताजमहल को अगर हम जुपिटर से खड़े होकर देखते हैं तो हो गया ना डिस्टेंस। जुपिटर टाइम बाय द passage of time, gap between Taj Mahal and Jupiter observer will be changing, विल बी चेंजिंग। तो ताज जुपिटर के ऊपर खड़ा हुआ ऑब्जर्वर ताजमहल को मोशन में बोलेगा, राइट। और जमीन पे खड़ा हुआ बंदा उसको, चाहे वो यूनाइटेड किंगडम में खड़ा है, चाहे वो आगरा में खड़ा है, चाहे वो चंडीगढ़ में खड़ा है, चाहे दिल्ली में खड़ा है, उसके लिए ताजमहल एट रेस्ट। तो ऐसे आप एग्जाम्पल दे। तो यहाँ पर सिर्फ आपने ये लिखना है, बाय द passage of time the gap between observers standing on the Jupiter and the Taj Mahal varies। या फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट का ले लो कि जो एस्ट्रोनॉट हैं वो सैटेलाइट के अंदर होते हैं और सैटेलाइट अर्थ के इर्द गिर्द घूमता रहता है, तो उनके लिए ताजमहल का डिस्टेंस वेरी करता है, राइट। Yeah. तब वो कहेंगे ताजमहल इन मोशन, हम कहेंगे ताजमहल एट रेस्ट। ऐसे आप बन सकते, राइट। ओके। अब एक और क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा जिससे मेरे को पता लग जाएगा वेयर डू यू स्टैंड। आप मेरे को बेटा ये बताओगे, अगर कोई पर्सन यहां से रन करना शुरू करता है, राइट, और वो 3/4 ऑफ द सर्कल रन कर ले, 3/4, 75%, ठीक है। और जॉगिंग करता है बंदा, पर्सन कवर 3/4 ऑफ द सर्कल, ठीक है बेटा। Yes, sir. और यानी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंच जाता है, सर्कल का रेडियस आप ले। मैं आपसे पूछता हूँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि बेटे इस पर्सन का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पर्सन कितना। Displacement covered by the person is the distance between A and B in a straight line. तो यू मीन टू से दिस, ये वाला। Yes, sir. तो इसका एरो किधर लगाऊं, ए से बी या बी से ए डायरेक्शन। A से B. डिस्प्लेसमेंट तो जरूर आपका ये ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे से डेजिग्नेट कर देते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। और जितना इसमें व्हाइट कलर का पोर्शन दिख रहा है उसको क्या बोलेंगे बेटा, Distance. उसको डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो मैं निकाल देता हूँ आपके सामने, लो डिस्टेंस तो निकल गया लाइक दिस, कि पूरे सर्कल का होता है 2πr सर्कमफ्रेंस, और 3/4 से मल्टीप्लाई कर दो, Yes. रेडियस कैपिटल आ रहा है स्टेशन में, तो ये कितना बन गया, 2 से कट कर दी, 1.5πr, यानी कि पेपर में आपको इनको मल्टीप्लाई करना होगा और फिर ऐसे आंसर लिख देना, ठीक है। Yes. अब देखिए तो आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस क्या है, बिना पेन टच करे इसकी मल्टीप्लिकेशन बता सकते हैं विदाउट टचिंग पेन। Uh, तो वो लिख के करना पड़ेगा। देखना, हाँ मैंने यही देखना था कि 15 का टेबल आता है कि नहीं। सर मतलब वैसे तो आता है बट टाइम लगेगा वो करने में। 15 4 का 60, यस सर। 15 1 का 15 और 6 21, 2 आ गया कैरी, 15 का 45 और 2 47, और 3 के बाद डेसिमल मीटर। तो इसलिए टेबल में सीखो, जब आपके और मम्मा हम मैं और ये विनू मैम पढ़ते थे ना, हमें 40 तक टेबल याद हुआ करते थे, 40 तक, और 40 के भी 20 तक,
तो आप लोग 10 के ऊपर गड़बड़ हो जाता है, आपका कैलकुलेशन एक और हो जाता है। अब एक चीज तो मैंने बता दी बच्चे आपको, अब डिस्प्लेसमेंट आप बताओ कैसे निकालोगे? हाउ विल यू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट? Mm. कैसे? Uh, we can see a triangle being formed from A to the center of the circle and the center to B. So हमें रेडियस पता है, तो हमें A to O और OB की लेंथ पता है। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम हाइपोटेन्यूज निकाल के डिस्प्लेसमेंट निकाल। बिल्कुल सही। तो आप इसमें डिस्प्लेसमेंट को बोलोगे पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, लिख देना है बाय पाइथागोरस। ठीक है, लेकिन ये तभी मुमकिन है अगर 3/4 सर्कल हो, तभी 90 बनेगा यहाँ। अगर 3/4 से ज्यादा या कम हो गया फिर 90 नहीं बनेगा। राइट, तो अगले स्टेप में आप ऐसे करोगे। इन द नेक्स्ट स्टेप यू विल से 1.414 अंडर रूट 2 कर दिए, और आर असली क्वेश्चन में आपको आर दिया हो। और जब ये बोर्ड के, ओ सॉरी, उसके एंट्रेंस एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन आया था, तो उसने ये पूछा था हमसे, ध्यान से सुनो, यहाँ भी आर लगाना चाहिए था। उसने ये पूछा था पेपर में, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट की रेशो पूछी थी बच्चे ने, और तब जाके एक नंबर मिला था। तो डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं, यहाँ रख दो, डिस्प्लेसमेंट भी निकाल चुके हैं, Yes. आर से आर कैंसिल हुआ, Yes. तो समझ गया। 4.71 डिवाइडेड बाय 1.41। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अब ये डिवीजन कर सकते हो आप। अम, सर पहले तो दोनों ऊपर नीचे 3 से कट जाएंगे, तो ऊपर आ जाएगा 1 चलो मैं देखो यहाँ पर 3 हो गया। ठीक है, ये लो। यस सर। अब उसके बाद देखो, अब मैं तुम्हें डिवीजन का शॉर्टकट सिखाता हूँ ताकि तुम्हारी कैलकुलेशंस अच्छी हो जाए पेपर। ठीक है, जब आपने क्या करना है, पहले इसका डेसिमल डेसिमल एडजस्ट कर, 20 नीचे 10 ऊपर, इट बिकम्स लाइक, आपको एग्री करना पड़ेगा, यस या नो। ये ऐसे और ये ऐसे, हाँ क्या ना? हाँ? एक सेकेंड। गड़बड़ हो गया ना? ऊपर 2 डेसिमल प्लेसेस, ऊपर 3 डेसिमल प्लेसेस चेंज किए हैं, नीचे हाँ ठीक है। यस सर। नो। हाँ नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। डिस्टेंस तो ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कम है ना, कुछ गलती होगी। नहीं। डिस्टेंस ज्यादा ही है, डिस्प्लेसमेंट कम है, तो वेयर इज द मिस्टेक? वेयर सर इज, डेसिमल प्लेसेस कितनी सी? देखो 60, हम्म, 1.4, ये यहाँ तक ठीक है, ये ग्रेटर हो गया, ये लेसर हो गया। हम्म, ओके, हम्म, चलो कोई बात नहीं, ऐसे देख लो आप। अब आपने करना क्या बेटे, देखो आपने ना इसके डेसिमल के आगे वाला डिजिट देखना है। यस सर। ओके, यस या नो, बोलो। यस सर। तो यहाँ पर ये डेसिमल है ना, यहाँ आएगा बच्चे। ठीक है, 0.47। ओके सर। तो जब आपने इसको सेटिंग करी तो ये ऐसे कट गया, देखो। अब आपने करना क्या है पेपर में, ध्यान से देखो, ये इसका आगे का डिजिट देखो 4 है, इसका आगे का डिजिट कितना है, 15। यस सर। तो यानी पीछे से एक डिजिट छोड़ दिया, इसका एक डिजिट छोड़ दिया। अब इसको मेंटली डिवाइड करो तो आप देखोगे, अप्रोक्सीमेटली देखोगे, ऊपर वाला नीचे वाले से 4 गुना है, 4 टाइम्स है कि नहीं?
Yes, sir. अब आपने क्या करना है, नीचे वाले में ऐसा कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना है कि सिंगल डिजिट बन जाए। जैसे मैं इसमें 3 ऐड करूंगा तो ये 50 बन जाएगा, आसान डिजिट, एक जीरो आ गई। लेकिन ऊपर भी कुछ करना पड़ेगा। ऊपर कितना करना पड़ेगा, जितना हमने नीचे ऐड करा ना उससे फोर फोर टाइम्स ज्यादा ऐड करना है। कैसे, क्यों ऐड करना 4 टाइम्स? क्योंकि आगे वाले 2 डिजिट और पीछे वाला 1 डिजिट दोनों का आपस में अप्रोक्सीमेशन 4 था। तो Mm, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करके यानी 12 आगे ऐड करना, इसमें 12 करना। तो जब 12 ऐड करा तो ये कितना बन गया बेटे, 961। गॉट इट। अब yes. 5 से डिवाइड करना इसको बहुत ही आसान है, यस या नो? Ye- हाँ। yes. तो एक ये ऐसे कर दिया हमने, तो Mhm. उसके बाद ये ऐसे कर दिया हमने, डिवाइड करा जब, राइट, Mhm. यहाँ लगा, लेकिन एक जीरो भी है तो ये बन गया 3.38। तो डिवीजन का शॉर्टकट ये होता है कि आप एक डिजिट छोड़ दो, उनको डिवाइड करो, अभी भी ज्यादा बड़े हैं एक एक और छोड़ दो, तो उसकी रफ अप्रोक्सीमेशन डिवीजन करो, फिर नीचे वाले का सिंपल बना लो। मैंने 3 ऐड कर दिया ताकि 47 + 3 50 बन जाए। लेकिन जितने गुना ये आया था उस 3 को उससे 4 टाइम्स आई थी ना रफ डिवीजन, 3 × 4 12 हो गया, तो 12 यहाँ ऐड करो। Okay, sir. सिंपल हो गया, फिर आप मेंटली कर सकते हैं आप इसको। ये डिवीजन का शॉर्टकट है। तो शाबाश। और एक चीज और इसी में, अगर इसी में आपसे स्पीड पूछ लेता इसी क्वेश्चन में, और या फिर वेलोसिटी पूछ लेता, तो आपको उसने टाइम दिया होता और अब टाइम से डिवाइड कर देते। Yes, sir. जब वेलोसिटी निकालनी है तब अपने डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करें, राइट। और ये Yes. दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इनके पास डायरेक्शन भी होती है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। और जब स्पीड निकालनी है तब हमने डिस्टेंस निकाला था, Yes. डिस्टेंस अपॉन सेम टाइम लग जाएगा, टाइम फैक्टर सेम है। Mm. ये देखिएगा, तो ये दोनों जिसको मैं अभी टिक कर रहा हूँ डबल टिक, ये दोनों स्केलर क्वांटिटीज हैं, इनके पास डायरेक्शन नहीं होती, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। ठीक है। तो अब मैं इनके ऊपर एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, Mm. राइट। और दोनों का सिंबल वी ही होता है बस Mm. आपकी क्लास पर। और ज्यादा फिर भी डिस्टिंक्शन रखना हो तो यहाँ एरो लगा देते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, राइट। ठीक है। Yes. अब मैं एक क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट लिखूंगा, आप बताओगे कि ये सही है कि नहीं। देखो मैं क्या लिखना, स्पीड इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, या फिर ये उसके बराबर ही हो सकता। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, और अगर ट्रू है तो क्यों, और अगर फॉल्स है तो क्यों। लॉजिक भी आपने देना है। स्पीड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड का मतलब डायरेक्शन को छोड़ के बात कर रहा हूं। Mm. बताओ इसका पहले तो ट्रू और फॉल्स में चूज करो, फिर अपना आंसर भी बताओ। True. प्रूव कह रहे हो, Yes. बताओ। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट जिससे वेलोसिटी कैलकुलेट हो रही है, इट कैन इट इज ऑलवेज लेसर देन डिस्टेंस, ऑलवेज लेसर देन और इक्वल टू डिस्टेंस. It's never greater than distance, and or yeah. मतलब पता क्या है बेटे, नॉलेज होने के बावजूद आपके पास वोकेबलरी नहीं है ना, तो मार्क्स गिर जाएंगे, ये भी माननी पड़ेगी आपको। देख लो आपके सामने ही, आप उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो और एक कमी मैं आपको अपने आपके मुंह पर बताता हूँ, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले टेक्निकल वर्ड्स को अंडरलाइन कर दो, सारे टेक्निकल वर्ड्स, फिर उनको एक अलग शीट पे लिखो, उनके स्पेलिंग्स याद करो, उनका प्रोनाउंसिएशन याद करो, फिर आंसर बनाओ। तो वर्ड एक कमी मैंने आपकी पकड़ी कि आंसर होने के बावजूद आप अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। देखो मैं इसको बताता हूँ एक्सप्रेस कर। आप कहोगे सर, आप एग्जाम्पल 1 ले लो। मैंने कहा कौन सी? सर यही ले लो, 3/4 वाली सर्कल वाली।
मैंने कहा ठीक है सर, आप मानोगे कि इसके अंदर ये डिस्टेंस जो येलो कलर वाला दिखाया है वो डिस्प्लेसमेंट से श्योर श्योर छोटा है, डिस्प्लेसमेंट से, और डिस्टेंस आपको बड़ा है। मैंने कहा बिल्कुल, डिस्टेंस इज लार्जर देन डिस्प्लेसमेंट। आप उसके बाद कहोगे सर फिर आप इन दोनों को टाइम से डिवाइड कर दो। मैंने कहा ये लो, वही कर दिया। टाइम फैक्टर सेम है तो सर ये भी सेम रहेगा। इसका मतलब स्पीड इज ग्रेटर देन वेलोसिटी, स्पीड इज ग्रेटर देन वेलोसिटी, क्यों? डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है, डिस्प्लेसमेंट होगी। मैंने कहा बच्चे आपका एक पार्ट कवर हुआ, दूसरा भी तो है। तुम कहोगे सर वेट वेट वेट, दूसरी इलस्ट्रेशन भी तो बता रहा हूँ। मान लीजिए बॉडी कर्व्ड पाथ में जा ही नहीं रही, बॉडी का एक्चुअल पाथ ही स्ट्रेट लाइन है, ए से लेकर बी तक स्ट्रेट लाइन जा रही। अब बताओ आप इसमें डिस्टेंस क्या है? मैं कहूंगा बेटे डिस्टेंस डी है। डिस्प्लेसमेंट बताओ सर, मैं कहूंगा बेटे डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन, वो भी वही है। तो बस मन की बात फिर सर, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं इसमें? और ज्यादा एक्यूरेसी करना चाहो तो मैग्नीट्यूड डालो। मैंने कहा ठीक है बेटे, टाइम से डिवाइड करो दोनों तरफ सर, कर दिया। तो फिर क्या आपकी स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी आ गई कि नहीं? मैंने कहा आ गई बेटे। तो फिर आप नीचे लिखोगे कंक्लूजन, फ्रॉम ए एंड बी वी कंक्लूड कि या तो ये बराबर हो सकते हैं या स्पीड इससे ज्यादा होगी। मैंने कहा भाई कम कम भी हो सकती है स्पीड के वेलोसिटी से, आपको भी करके दिखाओ। मेरे को कोई भी ऐसी एग्जांपल दो जिसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा हो, कोई भी एग्जांपल दो। तो आप खूब सोचते हो, खूब सोचते हो, कोई एग्जांपल मिलेगी नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो ऑलरेडी मिनिमम डिस्टेंस होता है फ्रॉम दी स्टार्टिंग पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, और वो हमेशा स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट ए से लेकर बी तक स्ट्रेट लाइन गैप मिनिमम होता है, इससे छोटा रास्ता है ही नहीं कोई भी, इसलिए डिस्टेंस तो कम पड़ ही नहीं सकता डिस्प्लेस। तो आप कहोगे ये पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। गॉट इट? Yes. ऐसे राइट, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे बोलूं, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन एक और। मेरा हर अलग क्वेश्चन आपका अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर अटैक होता है, एक्सप्लोर करने के लिए कि बच्चे को कितना पता है। राइट, शाबाश। ये बताओ क्या करेंगे। एक बॉडी ए से बी तक जाती है और 20 मीटर कवर कर देती है, 20 मीटर। लेकिन ए से बी तक जाते हुए वो अपनी वेलोसिटी रखती है 5 मीटर पर सेकेंड। फिर वो जाती है बी से सी तक। अब उससे पूछा अब कितना कवर करते हो, कहती है 20 मीटर। हमने कहा आप कितने वेलोसिटी पे जा रहे हो या स्पीड पे जा रहे हो? कह रही है 10 मीटर पर सेकंड से जाओ। राइट। Yes. अब वो कहता है कि ए से लेकर सी तक एवरेज स्पीड क्या होगी, पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड क्या होगी, ये डाटा आपको गिवन। बताओ। एवरेज स्पीड, आई थिंक इसको दो मेथड से निकाल सकते हैं। एक तो ये है कि दोनों की स्पीड दी हुई है तो उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर स्पीड इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हम दोनों केसेस में हमें स्पीड दी और हमें डिस्टेंस भी पता है, तो हम टाइम निकाल सकते हैं उसको, मतलब एक्स मान के, और फिर आई गॉट योर आइडिया। तो आप पहली बार देखो, मैंने 5 उठाया, 10 उठाया, मंजूर है? मंजूर है। इसके मुताबिक आया आपका 7.5 मीटर पर सेकेंड, मंजूर। लेकिन दूसरी बार आप कह रहे हो कि सर एवरेज स्पीड जो है वो टोटल डिस्टेंस, इसको S1 बोल दो, इसको S2 बोल दो, और टोटल टाइम कह दो, यही कह रहे हो ना? यस। तो S1 और S2 को मैंने ऐड करा, देखो 20 प्लस 20, दोनों ऐड कर दिए, और टोटल टाइम मेरे पास है नहीं। तो तुम कहोगे सर इन दोनों में रिलेशन होता है, वेलोसिटी स्पीड इज इक्वल टू, ये कर दो, और वेलोसिटी है जो भी, टाइम ले लो आप। मैंने कहा कितना आ जाएगा टाइम? सर S1/V1 आएगा। मैंने कहा कर देते हैं, ये पड़ा S1, ये V1, ये लो कर लो 20/5,
ऐसे इधर कर दो, S1 V1 20/10। तो जब मैंने इसको सॉल्व करा, ऊपर यहाँ 40 आया, ये कट के 4 आया, ये 2 आया बच्चे, राइट। ये 20/6 हो गया, यानी 10/3 हो गया, यानी 3.33 मीटर पर सेकंड। ये तो अलग अलग आ गए भाई आंसर। देख लो फिर, इसमें भी कमजोर हो आप। तुम्हारी बात मानी थी, हमारे तो ऐसे पढ़ाई होती है यहाँ पर बच्चे। मेरी इतनी तो क्लासेस लगती हैं 9th क्लास में, तुम मेरी रेगुलर ही लगा लिया करो, हम तुम्हें लिंक भेज दिया करेंगे, इतना इतना शार्प कर दूंगा कि तुम्हारा दिल खुश है। अब इसमें से गड़बड़ कर दी ना आपने, तो मैं बताऊं इससे बच्चे, पर आप कहोगे सर कैसे गलत। अगर आप मेरी क्लास में आ जाओ और हमसे पूछो क्लास में सभी बच्चे अपनी एज लिखाओ, मैंने नोट कर ली, सर सभी की एज ऐड कर लो, कर ली, टोटल बच्चे कितने 25, सर जितना भी आपका टोटल आया उसको 25 से ऐड डिवाइड कर दो, मीन एज आ जाएगी, एवरेज एज आ जाएगी, हम तो ऐसे ही निकालते हैं। वैसे ही मैंने बताया, गलत क्यों हो गया, आपको क्वेश्चन करना चाहिए। तो मैं अब यहाँ पर तुम्हें बेसिक बताऊंगा, देखो पहले मैंने तुम्हारी कमी पकड़ी, एक्सेप्ट करवाया, फिर मैं तुम्हें अब बेस बताऊंगा, एवरेज को। ठीक है, ध्यान से सुनना। कॉन्सेप्ट कौन सा है, एवरेज। चाहे स्पीड लगा लो चाहे वेलोसिटी लगा, अगर स्पीड लगाओगे तो एस को डिस्टेंस मान लेना, अगर वेलोसिटी बताओगे तो एस को डिस्प्लेसमेंट मान। कॉन्सेप्ट सेम है, सिखाने लगा हूं, ध्यान से सुनो। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये है, अगर इस मोशन के अंदर उसने यहाँ 20 सेकेंड दिया होता और 20 सेकेंड दिया होता, टाइम फैक्टर सेम था, ना कि डिस्टेंस फैक्टर। देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक बॉडी S1 डिस्प्लेसमेंट करती है T1 टाइम के अंदर अंदर V1 वेलोसिटी के साथ, राइट, ए से बी पहुंच गई, फिर वो बॉडी बी से सी तक पहुंच गई, S2 डिस्प्लेसमेंट कवर करती है T2 टाइम में V2 वेलोसिटी के साथ, फिर आगे भी लगा लो, चाहे S3 डिस्प्लेसमेंट कवर करती है T3 टाइम के अंदर V3 वेलोसिटी के साथ, ठीक है, चाहे दो रख लो, तीसरे वाला रहने दो। अब अगर टाइम फैक्टर सेम हो, टाइम फैक्टर सेम हो, ये कंडीशन है इफ, यानी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में यहां पर वो बोल दे आधा घंटा बोल दे, हाफ आवर, यहां बोल दे 30 मिनट बोल दे, 30 मिनट, राइट, और यहां बोल दे 1800 सेकेंड्स बोल, एक ही बात होगी ना। अगर टाइम फैक्टर सेम दिया हो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, तब एवरेज वेलोसिटी ऐसे निकलती है, v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय 3, और आगे भी अगर v4 होता तो डिवाइडेड बाय 4। तो आपने ये वाला यहाँ लगा दिया बच्चे, तो इसमें तो टाइम फैक्टर है ही नहीं, यहाँ तो डिस्टेंस फैक्टर सेम है। दूसरा बात, अगर एवरेज वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट फैक्टर सेम हो, कंडीशन सुन लो, इफ, पहले उसमें इफ था तो ये फार्मूला लगाओ, अब इसमें इफ है, इसमें इफ, जैसे 20 मीटर 20 मीटर 20 मीटर, ओके, क्वेश्चन की स्टेटमेंट से हमें भी पता लग जाए कि ये, तब एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला आपने ये एन, चलो भी तीन ही ले लेते, तीन वेलोसिटी है, 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। अगर यहाँ 4 वेलोसिटी होती तो 4 लगा के 1/v4, अगर 2 वेलोसिटीज होती तो 2 लगा के ये 1/3 नहीं लगेगा। यानी कि अगर मैं ये फार्मूला, आप देखते सर 20 मीटर है 20 मीटर है, आपको ये क्यों करने की जरूरत ही नहीं थी, अगर आपको पता होता तो आप डायरेक्ट लगाते। मान लीजिए हम इसको यहाँ लगाते हैं इस क्वेश्चन में, तो वी एवरेज इसके मुताबिक 2/1/v1 प्लस 1/v2 होना चाहिए बस, क्योंकि इसमें तो दो ही वेलोसिटी, ठीक है, तो वो यस नो। अब मैं उधर लगा के दिखा रहा हूँ, तो जब जैसे मैं इसको लगाया, टू 1/फर्स्ट वेलोसिटी ये पड़ी 1/5 प्लस 1/सेकंड वेलोसिटी ये पड़ी, और डिस्टेंस वेक्टर सेम था, 20 को कहीं यूज ही नहीं करना,
तो चेक कर लेना कि हाँ कंडीशन सेम है, दोनों सेम होने चाहिए। तो जैसे ही मैंने इसको सॉल्व करा, गौर से देखो एलसीएम कितना आया बेटे 10, या 2 आया या 1 बना, 20 घूम के ऊपर चला गया। यस या नो, बोलो। Yes, sir. 20/3 हो गया। यस या नो। Yes, sir. 20 यहाँ भी थोड़ी गड़बड़ होगी, देख 6 था ना, 40 का हाफ 2 होना था 20, तो 6.66 होना। तो देखो सेम आंसर आ गया 6.6। यस या नो। Yes, sir. अब तीसरी बात बेटे, तीसरी बात यह है कि आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ी, आपको जजमेंट ही नहीं हो रही कि टाइम फैक्टर सेम है कि डिस्प्लेसमेंट फैक्टर, जजमेंट हो ही नहीं रही। ठीक है, नो जजमेंट, यानी ना तो ये इफ वाली कंडीशन समझ आ रही है आपको क्वेश्चन में, ना ये आ रही है, राइट। नो जजमेंट। और अगर नो जजमेंट है बच्चे, तो आपने क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी को ऐसे निकालना, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। लेकिन इसके साथ साथ आपने ये भी याद रखना है, वेयर v1 is equal to s1 upon t1, comma v2 is equal to s2 upon t2, v3 is equal to s3 upon t2। तो आपने इससे निकाला था ये, गॉट इट। सर और लास्ट वाली चीज समझ में नहीं आई आपने। कौन सी, सर इसकी ये, यस सर। अगर आपको पेपर की स्टेटमेंट में, पेपर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपने पढ़ा, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि टाइम फैक्टर सेम है या डिस्प्लेसमेंट फैक्टर सेम, दोनों कंडीशनों पर कंफ्यूज हो गया आप, समझ ना तो ये समझ आता ना तो ये। अगर ये समझ आ जाए, जैसे अभी लिया था मैंने हाफ आवर, और यहाँ बोला था, यस सर। कर लिए थे ना यस सर। 30 मिनट या 1, तो टाइम फैक्टर सेम है तो ये यूज कर लो। यस सर। और डिस्प्लेसमेंट फैक्टर जैसे वो 20 मीटर 20 मीटर 20 मीटर, तो ये यूज करो। अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ी, आपको बार बार पढ़ने से पता ही नहीं लग रहा टाइम फैक्टर सेम है कि डिस्प्लेसमेंट फैक्टर, तो ये यूज करो। यस सर। और एक बात और भी है, अभी तो एक और बात भी, वो कौन सी, कल को आपको यहाँ पर एक्सेलरेशन और टाइम, एक्सेलरेशन और टाइम, इन दोनों में ग्राफ आ जाए, मान लीजिए वो ग्राफ दे देता है ऐसे, यस। तो आपने उस ग्राफ को बंद कर देना टाइम एक्सिस की तरफ, गॉट इट। और यहाँ यस। निशान तो लगे ही होते हैं पेपर में, कौन सा क्या डिमार्केशन करी होती है बच्चे। यस। तो आपने ये जो टाइम एक्सिस के बंद हो गया ना, इसका एरिया निकाल, एरिया अंडर वेलोस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपको स्पीड दे देता, एवरेज स्पीड। तो कैसे निकालोगे इसके एरिया, तो या तो ट्रेपीजियम कल करो, देखो ये पैरेलल साइड, ये पैरेलल साइड, ये नॉन पैरेलल साइड, तो ट्रेपीजियम का एरिया होना चाहिए। या फिर अगर ट्रेपीजियम का एरिया नहीं, आप भूल गए हो फार्मूला मेंसुरेशन, तो यहाँ से आपने इसको डिवाइड ऐसे कर दिए थे, ऊपर ये येलो कलर वाला ट्रायंगल का फार्मूला लगा देना, हाफ बेस इंटू हाइट, और नीचे वाला रेक्टेंगल का फार्मूला लगा देना, लेंथ इंटू ब्रेड, दोनों एक ऐड कर दो। तो इस तरह से आपके पास ये 4 पॉइंट होते हैं बच्चे एवरेज स्पीड के, तब जाके आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, वरना नहीं होता। ओके, यस। चले आगे। अब एक चीज और देखो, मोशन की कैटेगराइजेशन आपको पता होनी चाहिए, यानी कि क्लासिफिकेशन। कोई बॉडी मोशन में है तो उसके मोशन को कैसे कैटेगराइज कर सकते, तो मैं पहला स्टेप बनाऊंगा क्लासिफिकेशन में, जो भी मैं वर्ड लिखूंगा आप उसका मीनिंग बताने की कोशिश करो। तो मैं कहता हूं कि बॉडी का जो मोशन होता है, दैट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। एक में मैं बोलता हूँ बेटे, एक मोशन होता है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरे में टीचर कह रहा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और साथ ही साथ अपने बच्चे से पूछने की कोशिश करता है, देखते हैं तुमने स्कूल में जब उन्होंने पढ़ाया होगा तो कितना जजमेंट करा,
मैं यही क्वेश्चन बोल देता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। प्रॉपर लैंग्वेज में पेपर में क्या लिखोगी वो बोल रहा है। Uniform motion is a type of motion in which the speed of the moving object does not change. Uh, and non-uniform motion is the type of motion in which the speed of the moving object varies, keeps varying. Second point, in uniform motion, the direction of motion remains constant, and in non-uniform motion, the direction of the object moving may change. देखो, बताया आपने, ठीक है, कुछ ज्यादा ही एक्सप्लेन कर दिया आपने। इसमें सिर्फ इतना बोलना है, ध्यान से सुनो। यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जिसमें बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, वेलोसिटी कांस्टेंट, ये कंप्लीट डेफिनेशन है। और इसके अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा, स्पीड को बोलना ही नहीं आपको, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा। ओके, दूसरी बात, अब वेलोसिटी कांस्टेंट रहने का मतलब क्या होता है? अगर कोई बॉडी जिधर जा रही है उधर ही जाती रहे, और जाते जाते ना तो वो तेज हो ना ही वो स्लो, ना तेज हो ना स्लो हो ना ही अपनी दिशा चेंज करे, तो अदरवाइज इतनी डेफिनेशन लिख दोगे ये कंप्लीट है अपने आप में। अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी will be under uniform motion. Yeah, motion of the body will be said as uniform motion if its velocity remains constant. यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक सार। स्कूलों में यूनिफॉर्म क्यों लगाते हैं पता है? ताकि सभी बच्चे क्लास में टीचर को एक ही जैसे दिखें, उस टीचर को पता ना लगे स्कूल में बच्चों को देख के कि कौन सा बच्चा फाइनेंशियली साउंड फैमिली से बिलोंग करता है, कौन सा पुअर फैमिली से, और वो दोनों में डिफरेंस ना कर सके टीचर। अगर वो अनएथिकल टीचर भी है तो भी सारे बच्चे उसको एक ही जैसे दिखने चाहिए, दैट इज वाई यूनिफॉर्म। तो यहाँ पर भी देखो, उसको एक ही जैसी सिस्टम रखना है अपना चलते वक्त, जिधर को जा रही है उधर को जाएगी, ना बॉडी तेज होएगी ना स्लो होएगी। यानी कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है body keeps its direction, body keeps its direction of motion, comma, intact, intact मैंने कायम रख दिया, and neither it gets faster nor slower। अब जो तुम्हारी डेफिनेशन थी उसमें मैं ड्रॉबैक बताता हूँ। आपने बोला वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर करे, उसकी स्पीड कांस्टेंट रहे और डायरेक्शन चेंज ना हो, आपने जो बोला था, 2 पॉइंट बोले। जब आपने स्पीड बोल दिया पहली बार, तो स्पीड में तो जरूरी नहीं है मैं स्ट्रेट लाइन जाऊं, स्पीड में तो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस तो ऐसे भी हो सकता है, इसलिए वो कमी आ गई। गॉट इट? तो आपको स्पीड नहीं बोलना बच्चे, डिस्प्लेसमेंट बोलना है। और यूनिफॉर्म मोशन के एक नाम और भी होता है, कोई बताओगे आप मेरे को, बच्चा बताएगा मेरे को क्या नाम होता है इसका एक मोशन? व्हाट इज द अदर नेम? 1 मार्क्स क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप। गड़बड़ हो गया, ध्यान से सुनो आप। सभी बच्चों को पता है कि एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, पता है ना? डेल्टा मैंने चेंज होता है, डेल्टा मैंने यहाँ टाइम ड्यूरेशन, समझ गए? अब चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम ड्यूरेशन, जिसके अंदर ये चेंज है। अब क्योंकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, इसलिए वेलोसिटी दोनों तरफ इनिशियल भी और फाइनल भी सेम ही रखनी पड़ेगी। यस या नो? तो 0 अपॉन टाइम आ गया, तो 0 एक्सेलरेशन आ गया। यानी एक ऐसा मोशन जिसमें वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगी उसका एक्सेलरेशन होता ही नहीं, इसलिए यूनिफॉर्म मोशन को अनएक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, आल्सो कॉल्ड अनएक्सेलरेटेड मोशन। देख लो,
हालांकि तुम्हारी जजमेंट मेरे को ये हो रही है कि आप अपनी क्लास में अच्छे बच्चे काउंट होते होगे, लेकिन भाई मेरे लेवल से अभी अच्छे नहीं है, वेरी फ्रैंकली। ठीक है, मेरे को जजमेंट हो रही है आप अपनी क्लास में फर्स्ट 7 बच्चों में तो आते हो, लेकिन मेरे मुताबिक अभी कमी है काफी। ठीक है, डोंट माइंड। तो यो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को, इसका मतलब है एक, हम कह सकते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। अनएक्सेलरेटेड का मतलब याद रखना है, जीरो एक्सेलरेशन। Yes. एरो लगाना जीरो पे, क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, अकेला जीरो। दूसरी बात, ये जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, इसके अंदर ये बात तो पक्की है कि एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। ये तो बात पता लग गया हमें। इधर जीरो है तो उधर नॉन जीरो, सीधी बात। लेकिन इसको भी हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। बता सकते हो कौन सा है? Uh, retardation and acceleration. एक मोशन का नाम होता है एक्सेलरेटेड मोशन, और एक का नाम होता है डी एक्सेलरेटेड। याद रखना, डी, कभी भी गलती से डी एक्सेलरेशन को अन एक्सेलरेशन से कंफ्यूज मत कर देना, दोनों अलग अलग। Yes. इसके अंदर एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जीरो होता है और बॉडी चलते चलते फास्ट होती है। इसके अंदर एक्सेलरेशन लेस देन जीरो होती है और बाय द पासेज ऑफ टाइम बॉडी स्लो पड़ेगी। ठीक है, यस या नो? Yes. अगर समझ। अब अगली बात, अब टीचर यहाँ पर कहता है कि जो एक्सेलरेटेड मोशन है, लेट मी चेंज द कलर, वो एक्सेलरेटेड मोशन है, इसको 2 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। बताओ कौन सा? Sir. रंडर मेरे मुताबिक तो ब्राइट बच्चा नहीं है, एवरेज बच्चा है। तो मैं कहूंगा बेटे, इसको जो 2 नाम है, एक का नाम होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। याद रहे, यूनिफॉर्म नहीं लगाया, LY लगाया, यूनिफॉर्म। और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। अब बच्चा कहेगा सर ये होते क्या है, दोनों में फर्क क्या है? तो मैं बोल दूंगा बेटे, देखो, एक्सेलरेटेड बोल दिया तो बॉडी ने फास्ट तो होना ही होना है, दोनों में फास्ट होना है। लेकिन ये जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, इसमें बॉडी का एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जीरो होने के साथ साथ पॉजिटिव तो है ही है, वो ग्रेटर देन जीरो है तो पॉजिटिव है, ऊपर से कांस्टेंट वैल्यू का दिख रहा है। बच्चा कहता है सर मतलब बॉडी फास्ट होएगी, लेमैन लैंग्वेज में बताओगे? यस, बॉडी तेज होते होते फास्ट होएगी, सिस्टम से तेज होएगी। तेज होती हुई बॉडी को मोशन में कहीं पर भी झटका नहीं लगेगा, नो जर्क एट ऑल। ठीक है, तो बॉडी गेट्स फास्टर एंड फास्टर बाय passage of time, comma, without any jerk on the go, any jerk, झटका नहीं लगेगा। जैसे ही झटका लग गया तो ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, फिर इधर आ जाएगा। तो इसके अंदर क्या है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो है, लेकिन वो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, कभी ज्यादा तेज हो जाती है बॉडी, कभी कम। जैसे बाइक के ऊपर टीनेजर बाइक चलाएंगे ना, या आपकी उम्र का बच्चा कोई बाइक चलाएगा, तो वो ऊपर से ऐसे बॉडी जर्क से खाती रहती है। और यही बाइक आपके पापा चलाएंगे तो कितना ग्रेजुअली वो गेट के पास आते आते स्लो करेंगे, हाईवे पे तेज करते करते तेज करेंगे, जैसे मेरे जैसा मैच्योर पर्सन। और टीनेजर ऐसे जर्क, ब्रेक ऐसे लगाएंगे, पता नहीं क्या, जाएंगे ऐसे जैसे आग बुझाने जा रहे हैं, और वहां पर रुके होते हैं चौक। तो आप कह सकते हो अनमेच्योर्ड ड्राइविंग। ठीक है, जर्क से खाती हुई। मैच्योर ड्राइविंग, सिस्टमेटिकली वाइज ड्राइविंग, तेज होते होते तेज। गॉट इट? Yes. और एक सुनो,
ये देखो बेटा, अब टीचर कह रहा है कि ये जो मैंने आपको कराया ना डी एक्सेलरेटेड मोशन, इसका एक नाम और भी है, रिटार्डिंग मोशन। दोनों दो नाम है इसका, रिटार्डिंग मोशन, क्योंकि डी एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी बोलते हैं। यहाँ पर टीचर कह रहे हैं मैं इसकी दो कैटेगरीज करूंगा, नॉन यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड, नॉन यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड, या फिर यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड या रिटार्डिंग बोल मोशन। अब तुम देखें आपकी कॉमन सेंस, इन दोनों में फर्क बता सकती? यूनिफॉर्म डीएक्सेलरेशन में स्पीड कम यूनिफॉर्म, होगी। यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली, एल तो वेल वाई लगाना बहुत जरूरी है, पहली बात, फर्स्ट करेक्शन। अब बताओ। नॉन यूनिफॉर्मली डीएक्सेलरेटेड मोशन में वो स्लो होगी, बट नॉट एट द सेम रेट, मतलब एंड नॉट सेम रेट, विदाउट एनी सिस्टम, जर्क लगेगी, कैच कर गया आप, बहुत अच्छी बेटे। तो बॉडी इसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव तो होएगा ही, क्योंकि लेस देन जीरो है, नेगेटिव होएगा, लेकिन वेरिएबल, कांस्टेंट नहीं होगी। और यहाँ पर एक्सेलरेशन इधर वाले केस में नेगेटिव होएगा और ऊपर से कांस्टेंट होएगा। ओके, यस। इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ चार्ट। ये क्लास में आपके टीचर ने बनवाया होना चाहिए, नहीं बनवाया तो फिर गोलमोल कर दिया उन्होंने। ओके, अब एक बात और, मैं आपसे एक मोशन बोलूंगा, आपने बताना किस कैटेगरी में आता है, ठीक है? मोशन ये है, ध्यान से सुनो, ये मेरे पास रिमोट है, मेरे हाथ में पकड़ा, मैं इसको वर्टिकली अप फेंक रहा हूँ, ठीक है? जब वो वर्टिकली अप जा रहा था, देखो वर्टिकली अप गया, आपने आते हुए नहीं देखना, वर्टिकली अप जा रहा है, तो यहाँ पर वो कहाँ लागू होगा, कौन सी जगह पर आप फिट करो? यूनिफॉर्मली रिटार्डेटिंग मोशन। यस, क्योंकि वो जाते जाते स्लो तो पड़ रहा था, पर उसमें कहीं भी ब्रेक नहीं आया, झटका नहीं लगा, राइट? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, अब देखते हैं कौन कौन सा मोशन। मैं इसको ऐसे नीचे को जोर से मारू, मैं इसको ऐसे थ्रो कर रहा हूं, कौन सा मोशन है ये बताओ, कौन सा, बताओ कौन सा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बिल्कुल सही, अब आप कैच कर गए, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है? अब एक चीज और बताऊं, देखिए ये बता दिया ना अगर तुमने, तो मेरा दिल खुश हो जाएगा। ये मैंने बोर्ड पर रिमोट को पकड़ा, और मेरी फिंगर्स देखो, और मेरे हाथ पहले मैंने ऐसे करा था, ठीक है? अब मैं अलग करने लगा, ध्यान से देखते चलो, फिर से देख, फिंगर्स देखना, मेरा हाथ देखना, बिल्कुल कुछ कर रहा है क्या? ये मोशन कौन सा तो गिराते टाइम आपने थोड़ा सा रोका, है? ना राइट? ना, मैंने तो चलो छोटी चीज ले लेते हैं। फिर से देखो, पेंसिल है, यस। देखो आप मेरी फिंगर देखते रहना हाथ की तरफ, यस। फिर से देख लो एक बार। मैं ये मोशन को नहीं मैं कह रहा, ये वाले को नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। हूँ। बिल्कुल सही, लेकिन आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड तो है, लेकिन साथ में आपको एक बात और भी बोलनी, कि सर आपने ना इसको थ्रो नहीं करा, आपने इसको ड्रॉप करा है या रिलीज करा है। जब ड्रॉप करते हैं या रिलीज करते हैं, तो स्टार्टिंग वेलोसिटी जीरो होती है, उस मोशन को फ्री फॉल बोलते हैं, फ्री फॉल। तो आप मेरे को ऐसे बोलते, सर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन विद इनिशियल वेलोसिटी जीरो, या सिंपली ऐसे बोल देते फ्री फॉल। फ्री फॉल के अंदर ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में ड्रॉप वर्ड लग सकता है, फ्री फॉल में रिलीज वर्ड लग सकता है बच्चे, रिलीज।
फ्री फॉल में कभी भी थ्रो वर्ड नहीं लगे। Yes. ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। खुल रही है ना खिड़कियां दिमाग की, Yes. अंदर से ऐसे फील होना चाहिए, हाँ यार अब हो रहा है साफ सुथरा, अब सर्फ से धुल रही है मेरी नॉलेज। पहले तो मैंने ऐसे इकट्ठा करा हुआ था मटेरियल जा। अब आगे सुनो, ध्यान से सुनो। इसके अंदर टीचर ने एक यूनिफॉर्म मोशन वर्ड लिखा था शुरू वाला, इधर वाला, जिसको हमने मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी बोल दिया, राइट। Mm. देखो बेटे, अब यूनिफॉर्म मोशन में ध्यान से सुनो, एक तो मैं ले रहा हूं ये ग्राफ, एक मैं ये ले रहा हूं, पहला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अब वेलोसिटी वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस, अब मैं ये ले रहा हूं एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। ये तीनों ग्राफ कैसे कैसे आएंगे, कोई भी अगर आपको आता है तो बता सकते हो। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या है, मैंने आपको बोल दिया बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, मैंने बोल दिया पेपर में, और क्वेश्चन बोल दिया व्हाट विल बी द शेप ऑफ दीज थ्री ग्राफ्स। बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डायगनली लीनियर ग्राफ होगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इट विल बी स्ट्रेट, I'm not sure whether it's called vertical or horizontal. Like तो रट्टा लगा रखा है ना, कॉन्सेप्ट को समझा नहीं है तो नहीं, मैं। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रह रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, मतलब इट विल बी, द लाइन विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, यही नहीं कोई भी है। with the time, the axis which is depicting the time, उसमें velocity time graph में the shape of the graph, the line will be parallel to the axis depicting the time. और कुछ, और distance time graph में, ये भी तो है। सॉरी सर, ये वाला ग्राफ सर आई डोंट थिंक मैम ने कराया था हमें। देखो, तो फिर आप ना लोड लेके पढ़ते हो, उसको कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब ध्यान से सुनना, मैं कराऊंगा, कभी जिंदगी में भूलोगे ही नहीं, गारंटी है मेरी। टीचर ने यूनिफॉर्म मोशन का एक नाम और बोला था, बताओ क्या बोला था, क्या बोला था? अनएक्सेलरेटेड मोशन बोला था कि नहीं, अभी ये थोड़ी देर पहले यस बोलो। यस सर, यस सर। तो अनएक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन कितना था हमारा? जीरो, राइट। जीरो। तो जीरो एक्सेलरेशन का लेवल जीरो कहां पर है? यहाँ पर। तो टाइम कितना भी बीत जाए तो उसका जो ग्राफ है वो जीरो ही रहेगा, यानी कि ग्राफ विल बी टाइम एक्सिस इटसेल्फ, टाइम एक्सिस इटसेल्फ। कॉन्सेप्ट समझ आ गया? ए इक्वल टू जीरो, समझ आ गया, जीरो सेटिस्फाइड, रट्टे की जरूरत ही नहीं। इसमें क्या है, टाइम जब इतना है तो भी वेलोसिटी उतनी, टाइम ज्यादा हो गया तो भी वेलोसिटी उतनी, टाइम ज्यादा हो गया वेलोसिटी उतनी, क्यों? क्योंकि टीचर ने बोल दिया था यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो कोई भी टाइम मोमेंट ले लो, वेलोसिटी का लेवल वही होगा। इन पॉइंटों को जोड़ेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो गया। इसको आप सही बता रहे थे, पर फिर भी लोड सा याद कर रहे होते, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, हालांकि बाद में आपने सही कर, तो लोड नहीं लेना ना। इस टाइम मोमेंट पर इतनी वेलोसिटी v डैश कह दो इसको, नया टाइम वेलोसिटी उतनी वेलोसिटी कांस्टेंट रखनी है, एक नया पॉइंट आ गया, अनदर टाइम मोमेंट फिर वही वेलोसिटी। तो सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। गॉट इट? ये इसको बोलते हैं, ठीक बताया आपने, लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन ग्राफ, लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ओके,
तो जरूरी नहीं है ये सेंटर में जाए, ये इधर को भी जा सकती है, इधर को भी जा सकती है। इस तरह से ये 3 ग्राफ बने, राइट। अब आगे सुनो, इसकी यूटिलिटी भी सीखते हैं आप। देखो इसकी यूटिलिटी, ये तो ग्राफ याद करें हम, इसकी पेपर में यूटिलिटी इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। ध्यान से सुनो, आपको पेपर में, अच्छा एक बात बताओ, आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है या नहीं आती अभी? ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती थी। नहीं आती? तो आपको ये ग्राफ दिया होगा पेपर में, ध्यान से सुनो, ये वाला आपको बोलेगा वेलोसिटी बताओ, ये पूछ लेगा। तो आपने क्या करना है, कोई भी एक पॉइंट छांट लेना पेपर में, ये पकड़ लिया, और एक इस पॉइंट के सीधे में देख लेना ये क्या लिखा हुआ, ये कितना मार्क लगा हुआ। तो मान लीजिए ये 0 से लेकर यहाँ तक की हाइट है S1, ओके, गॉट इट। फिर आपने उसी की सीध में टाइम एक्सिस पर आ जाएंगे, तो आपने ये टाइम देख लेना है, मान लीजिए ये T1 है, ओके। तो आपसे पूछेगा स्पीड कितनी, वेलोसिटी कितनी है, तो आपने S1 को T1 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। ये इसकी यूटिलिटी, ठीक है। यस सर। वर्टिकल एक्स कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, बस फिर इधर ड्रा कर दो, इधर से नोट कर लो, यहाँ देख लो, इधर नोट कर लो, देखो कोई भी कहीं भी ले। अदरवाइज वर्टिकल एक्सिस को हॉरिजॉन्टल एक्सिस से डिवाइड करके ये जो वेलोसिटी होती है, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ। स्लोप ऑफ ग्राफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें कांस्टेंट वेलोसिटी दे देगा। यस सर। और सुनो, इसका यूटिलिटी क्या है सेकंड ग्राफ को, देखो इसका यूटिलिटी, इसका यूटिलिटी ये है भाई, मान लीजिए आपको बोलता है ये ग्राफ मैंने दे दिया, और मैं यहां तक टाइम ले रहा हूँ 15 सेकंड, 15 सेकंड, जैसे टी डैश के लिए। अब वो बोलेगा इस 15 सेकंड के अंदर अंदर मैंने डिस डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करा, ओके। तो आपने जितना भी उसने टाइम दिया होगा, ये 20 नहीं दिया उसने, 10 नहीं दिया, 15 दिया था, तो आपने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर, तो ये ग्राफ यहाँ बंद हो गया ना, इतना क्लोज हो गया, इसका एरिया निकालो। एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ रेक्टेंगल। तो ये जो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, लेकिन एरिया की यूनिट अलग होती है, डिस्प्लेसमेंट की अलग होती है, इसलिए साथ में आखिर में न्यूमेरिकली लिखना होता है। जब दो चीजें इक्वल हो लेकिन यूनिट अलग अलग हो, तो कॉमा करके आखिर में न्यूमेरिकली वर्ड लगाना होता है, ओके। ये 3 ग्राफ ही आपके कमजोर थे, तो उनकी यूटिलिटी तो पता नहीं क्या बताओगी अब आपके पास यूनिफॉर्म मोशन के 3 ग्राफ हो गए। चले आगे, यस सर। अगर आपको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो तो बच्चा कहेगा सर ये वही चीज है ना जिसके अंदर आपने क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन को पॉजिटिव रखा था, और ऊपर से कांस्टेंट भी कह रहे थे, और उसमें आपने फ्री फॉल की एग्जांपल भी दी थी। यस, बिल्कुल सही। तो ऐसे मोशंस में मैं आपसे पूछ लूं डिस्प्लेसमेंट टाइम का, मैं आपसे पूछ लूं वेलोसिटी टाइम का, मैं आपसे पूछ लूं एक्सेलरेशन टाइम, बस बता दो आप। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वो लीनियरी सॉरी राइजिंग स्ट्रेट लाइन ग्राफ वाला होगा। अ, स्ट्रेट लाइन करेक्ट, सही हो गया। लेकिन याद होना चाहिए इसको अकेला स्ट्रेट लाइन नहीं बोलना, लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन। लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में हेडिंग देखो, हेडिंग देखो। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। सो उसमें
it will be the line will be parallel to the axis depicting the time. बहुत अच्छे, अब आपने दिमाग से जवाब दिया, क्योंकि आपने जजमेंट कर लिया कि सर ने पिछली बार वेलोसिटी कांस्टेंट करी थी, तो ऐसे अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लोड हुआ ब्रेन पे नहीं। यही पढ़ाई होती है, जो याद भी हो जाए और लोडेड भी ना हो ब्रेन, लॉजिक से याद हो। पहले आपने डाटा इकट्ठा करके ऐसे बर्डन ऐसे लोड रखा हुआ, और वो लोड का क्या होता है पता है, ऐसे सिर नीचे कर दो तो सारा नॉलेज गिर जाता Yes, sir. है। हमने सीखना भी है, और माइंड को लोडेड भी नहीं करना, लॉजिक से सीखना है। ये बताओ तो मजा आ जाए आखिरी वाला का। Uh, curve होगा एक ऐसे, I'm not sure what the graph is called, but the curve will go like this. जरा बोलो। अब इसी के नीचे मैं यूनिफॉर्मली रिटार्डिंग का लिख रहा हूं, तीनों ग्राफ यूनिफॉर्मली रिटार्डिंग। देखो, इसमें टाइम हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, और यहाँ जीरो है। तो फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया, फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। बताओगे, अब बता दोगे तो मैं तुम्हें क्लास में फर्स्ट 7 से फर्स्ट 5 में बता दूंगा, बचा दूंगा, अगर तुमने तीनों सही बता दिया। Hmm. Hmm. Uniformly retarded motion. Uh, okay, uniform. ओके, इसमें भी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में दी ग्राफ विल बी पैरेलल टू दी टाइम एक्सिस, बट we we'll say that the motion is uh, the acceleration is in the opposite direction as the motion of the object. तो बेटा स्ट्रेट लाइन कहाँ ड्रा करूं, बस मेरे को तो ये बता। यहाँ करूं, ऐसे करूं, कहाँ ड्रा? अच्छा, ओ राइट, हाँ, बिलो जीरो, नीचे वाली साइड। और कैच करेंगे ना, कांस्टेंट तो रहना ही है, लेकिन नेगेटिव था ना इसमें, तो क्या था, नेगेटिव एंड कांस्टेंट। एक तो बता दी, अगर ये दोनों बता दिया आपने तो बहुत बड़ा। इफ इसमें भी अगर जीरो के नीचे लीनियरी लीनियरली डिक्रीजिंग स्ट्रेट राइट, लाइन होगा। तो मैं ऐसे कह रहे हो ना, ऐसे कह रहे यस। आ नेगेटिव मतलब वेलोसिटी नेगेटिव कैसे, ये सॉरी। पड़ेगा ना, टाइम के साथ वेलोसिटी कम हो रही है, ओके सर। वो बता। उसमें द ग्राफ विल गो लाइक दिस, मतलब एक कर्व बाहर की तरफ होगा, कर्व ऐसे ऊपर से। नो नो सर, आई मेंट टू से मतलब ऊपर से ऐसे। ऐसे ठीक है, ऐसे बनेगा, पैराबोला होता है। तो ये पैराबोला होता है, ये वाला सीधे कप का आधा पार्ट होता है, चाय पीने वाला कप देखा ना आपने, उससे शेप मैच करता है। ये वाला पैराबोला होता है उल्टे कप का हाफ। ये पैराबोला का ग्राफ कन्वेंशनल चाय के कप से मैच करता है, लेकिन आधा कप बनाना है, क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो देखो, 3 ग्राफ मैंने पहले बता दिए थे, 3 ये बता दिए, 6 बता दिए, तो 9 ग्राफ में पेपर में कभी आए ना, ये तो पॉसिबल ही है नहीं।
और 9 के 9 आपको समझ आ गए, यस या नो? Yes, sir. आगे जा सकते हैं, है कैपेसिटी ना ऑब्जॉर्व करने की। Yes, sir. चलो ऐसे करते हैं, 10 मिनट और पढ़ लेते हैं, फिर 1.5 घंटा हो जाएगा, ठीक है? Okay, sir. लो, इसको भी स्टोर कर लिया। अब देखें, एक और फ्लैश बैक करके देखें तो, ये देखो, ये सीखा, ये सीखा, Yes. ये सीखा, देखो, ये तो, ये चार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये वाला चार्ट। Yes. ये आपको आता नहीं था, ये मेरे को दुख लगा वैसे। फिर ये सीखा हमने, देखो एवरेज वाला, याद है? Yes, sir. ये भी सीखा, यस, Yes, sir. अगले, ये भी सीखा, Yes, sir. ये भी सीखा। Yes. Hmm. छोटी छोटी चीजों से एडवांस करते करते मैं आपको गांव ले गया, यस। Yes, sir. अब हम बढ़ते हैं आगे, बेटा। देखो बेटा, ये 5 सिंबल टीचर लिख रहे हैं, और गौर से देखो, टीचर ने अल्फाबेटिकली लिखा है, यस या नो? टाइम को छोड़कर बाकी वेक्टर क्वांटिटी है। Yes. तो एफ का क्या मतलब आएगा यहाँ पर? Sorry, displacement. हाँ, कभी भी इसको डिस्टेंस नहीं बोलना, कभी भी, हालांकि किताबें भी गलत मेंशन कर देती हैं, ओके? तो ये डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इसको बोलेंगे एक्सेलरेशन, और इसके डाटे की पहचान हो सकती है अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट लिखा हो, Hmm. ओके? इसकी एक और यूनिट भी होती है, कहीं वो मत भूल जाना, न्यूटन पर किलोग्राम, इसमें भी मेंशन किया जा सकता है, दोनों ही ऐसे ही यूनिट्स। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होती है डाटा पहचानने के लिए, सेकंड की ये होती है, इनिशियल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होती है, ये भी मीटर पर सेकंड होती है। और ये अलग से याद रखना आपने, मान लीजिए हमारे पास के किलोमीटर पर आवर में वेलोसिटी है, के कोई भी डिजिट ले लो आप, 10 ले लो, 20 ले लो माइंड, तो उस ए को 5/18 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो ये मीटर पर सेकंड बना जाए, ओके? Mhm. तो एक याद रखना, एक माइल में 1.61 किलोमीटर होते हैं, और एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो ये कम से कम 3 चीजें आपको रट्टा लगे होनी चाहिए। अब जितने भी हमने मोशन पढ़े हैं, कौन से? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड या डी एक्सेलरेटेड? यूनिफॉर्मली, दोनों में। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड में ये पॉजिटिव था, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड में नेगेटिव था, लेकिन दोनों में कांस्टेंट ही था एक्सेलरेशन, ठीक है? या सिस्टमेटिकली फास्ट हो बॉडी, या सिस्टमेटिकली स्लो हो, जर्क नहीं आना चाहिए बीच में। Yes, sir. तो इनके मोशन को डिस्कस करने के लिए 5 इक्वेशंस होती है, 5 इक्वेशंस। क्या आपको पांचों आती हैं? सर 5 नहीं कराई है, हमें 3 कराएंगे, please. ये होती है 5। चलो कोई बात नहीं, 3 बताओ। ऐसी इक्वेशन बताओ, ध्यान से सुनो, ऐसी इक्वेशन बताओ जिसमें टाइम नहीं होता। टाइम नहीं होता। uh, v² minus u² is equal to 2as. तो बेटे, ये जो एक्सेलरेशन है ना, ध्यान से सुनना, ये एक्सेलरेशन कहती है कि मैंने अपने अंदर टाइम नहीं यूज करा, इसके लिए मेरे लिए टाइम का सिंबल ऑर्फन सिंबल है, ऑर्फन, अनाथ। मैंने यूज ही नहीं लिया उसको, मैं इंपॉर्टेंस ही नहीं देती उसको, गॉट इट? Yes, sir. अच्छा, एक ऐसी क्वेश्चन बताओ जिसमें जिसमें फाइनल वेलोसिटी ना हो, वी ना हो उसमें। s is equal to ut plus half at². तो आपने बोला सर, जिसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं होती ना, वो ये इक्वेशन, तो ये इक्वेशन जो कहती है मेरे लिए फाइनल वेलोसिटी ऑर्फन सिंबल। फाइनल वेलोसिटी का एक नाम और भी होता है, पता है आपको? नहीं सर. टर्मिनल वेलोसिटी।
इनिशियल वेलोसिटी का एक नाम और होता है स्टार्टिंग वेलोसिटी। स्टार्टिंग। स्टार्ट। ओके, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते। अच्छा, फिर मैं पूछता हूँ ऐसी इक्वेशन बताओ जिसके अंदर, योर अटेंशन, जिसके अंदर एस ना हो। इसके अंदर एस ना हो। V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो आपने बता दिया सर v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, कहती है मेरे अंदर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, मैं डिस्प्लेसमेंट को ऑर्फन सिंबल मानती। बेटे इसी तरह से दो इक्वेशन और इंपॉर्टेंट है, मेरे को नहीं समझ आया क्यों नहीं कराया टीचर ने, तो वो भी याद रखो। ऐसी इक्वेशन जिसमें u नहीं होता वो होती है s इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ एटी स्क्वायर। ऐसी इक्वेशन जिसमें a नहीं होता वो होती है s इज इक्वल टू u प्लस v का एवरेज, यानी 2 से डिवाइड करा, मल्टीप्लाइड बाय टाइम ड्यूरेशन। गॉट इट? तो ये सारी चीजें देखो, पहले टीचर ने इसको अल्फाबेटिकली लिखा, टाइम के ऊपर एरो नहीं डाला, यानी बाकी सारी वेक्टर क्वांटिटी। फिर वो कहता है कि एस के सामने वो इक्वेशन लिखनी है जिसमें एस ना हो, सीधी बात। ए के सामने वो लिखनी है जिसमें बाकी चारों सिंबल आ जाए बस ए ना हो। टी के सामने वो लिखनी है जिसमें बाकी चारों सिंबल आ जाए बस टी ना हो। राइट? तो इस तरह से आपने 5 इक्वेशन याद कर ली। अब जब आपको पता लग गया कि ये 5 इक्वेशन कैसे हैं, तो इनकी यूटिलाइजेशन करना न्यूमेरिकल के लिए बहुत आसान हो जाता है। पर वो न्यूमेरिकल में यूटिलाइजेशन कैसे हो सकती है, मैं ये समझता हूं उस मेथड को सिखाने से पहले पूछ लेना चाहिए बच्चे को कि ज्यादा हो जाएगा तो मिक्सअप मैसअप तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि हैवी है ये चीज जो मैं बताऊंगा, फिर अगर वो बहुत हैवी है या अगली बार करें। सर कर सकते हैं सर अभी। कर लोगे ऑब्जर्व? यस सर। ओके। देखो, तो मैं इधर स्पेस बना लेता हूँ। बात ऐसी है कि जब बच्चों ने न्यूमेरिकल करने होते हैं ना बेटे, न्यूमेरिकल, तो उनसे सिर्फ इसलिए न्यूमेरिकल नहीं होते कि वो तीर तुक्के लगाते रहते हैं, ये वाला इक्वेशन कर लो, ये वाला इक्वेशन लगा लो, इसमें से निकाल के उसमें डाटा डाल दो, ऐसे ऐसे करते। मेरा ट्रिक सीखोगे आप तो कोई भी न्यूमेरिकल एक ही इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा, और उसको पिकअप करने का मैं मेथड सिखा रहा हूं जिसका नाम है ऑर्फन मेथड। और अगर तुम क्लास के टीचर से जाकर ये शेयर करोगी, मैं गारंटी देता हूँ वो खुश हो जाएगी, और साथ में आने वाले सारे सालों में अगले बच्चों को भी वो कराएगी। ठीक है? तो देखो ये ऑर्फन मेथड क्या है, ध्यान से सुनना मेरा क्वेश्चन। अब एक लड़का है, वो इस फुटबॉल को किक लगाता है यहाँ से, बस लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं आपका, ठीक है? फुटबॉल को ग्राउंड से किक लगाया और वो हाईएस्ट पॉइंट पर चलेगी, हाईएस्ट, राइट, जमीन के ऊपर, चलो मून के सरफेस के ऊपर, मून के सरफेस, ठीक है? और वो हमसे पूछता है, कहता है कि जब मैंने इसको किक लगाई तो मैं इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से हिट करता हूँ वर्टिकली अप, राइट? हमसे पूछता है कि ये कितनी हाइट पर फुटबॉल गई, एच पूछता है ये क्वेश्चन। अब अगर मैं ट्रिक ना सिखाऊं तो बच्चा सोचेगा यार सिर्फ एक ही चीज दी है, हाइट पूछ ले, ऐसे वो पजल सा हो जाएगा बच्चा। यस, लेकिन अब ट्रिक सीखो, ट्रिक सीखोगे तो तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। ध्यान से सुनना, बेस्ट चीज बता रहा हूं आज की। आपने क्या करना है, पांचों सिंबल अल्फाबेटिकली लिख देना। लिख दिए बेटे? पांचों सिंबल अल्फाबेटिकल, राइट?
फिर आपने धीरे धीरे इनका डाटा पुट करना है। सबसे पहले तो उसने हाइट पूछी, यानी कि एच, एस को एच के रूप में पूछा, दोनों की यूनिट मीटर होती है। Yes, sir. फिर उसने स्टार्टिंग वेलोसिटी हमें दे दी 20 मीटर पर। Yes, sir. गॉट इट। फिर एक चीज देखो, वो हाईएस्ट पॉइंट कह रहा है, हाईएस्ट पॉइंट तो आएगा ही वहां पर जहां पर बॉडी जाकर ये मोमेंटली रुकेगी, फिर वापस है, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी जाते हुए मोशन। गॉट इट। फिर Yes, sir. हमको पता है वर्टिकली अप जा रहा है, तो ये माइनस ग्रेविटी होएगा -9.8। Yes. लेकिन मून का सरफेस है, स्टफ स्मार्टनेस, मून के सरफेस पर 1/6 होती है ग्रेविटी। यस या नो? Yes, sir. तो 9.8 को 1.6 से डिवाइड करें तो ये बन जाएगा 1.63 मीटर पर सेकंड। ओके। तो Yes, sir. जब आप कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल करोगे, ध्यान से सुनो, लिखो मत, लिखो मत, बाद में लिखना। तो 4 सिंबल भर जाएंगे आपके, एक सिंबल खाली रहेगा जिसके आगे ना तो क्वेश्चन मार्क लगा होगा ना ही डाटा लिखा होगा। Okay. हर क्वेश्चन में वो अलग अलग सिंबल होगा, किसी में ए होएगा, किसी में एस, इसमें टी है। तो ये क्वेश्चन कहता है कि मैं ना तो मैं टाइम को आपको दे रहा हूं कितने टाइम में हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई, ना मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो इस क्वेश्चन में टाइम क्या है? ऑर्फन सिंबल है। क्लियर है? Yes, तो sir. ना तो उसने क्वेश्चन मार्क दिया, पूछा नहीं है, ना ही उसने डाटा दिया। तो ये क्वेश्चन के अंदर टाइम ऑर्फन सिंबल, स्टेटमेंट का ऑर्फन सिंबल हमारी इक्वेशन के ऑर्फन सिंबल से मैच करना चाहिए। मैच कर गया? उसके सामने जो इक्वेशन लिखी होगी 100% सिर्फ वही इक्वेशन क्वेश्चन सॉल्व करेगी, बाकी सारी फेल हो जाएगी। गॉट इट? इसका Yes. मतलब v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, 0 का स्क्वायर माइनस यू कितना 20 का स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस 1.63 विद नेगेटिव साइन, क्योंकि ऊपर को जाते हुए बॉडी स्लो होगी इसलिए एक्सेलरेशन नेगेटिव, हाइट की जगह चलो, तो माइनस माइनस कट गया, 400 डिवाइडेड बाय 2 और 1.63 इज इक्वल टू h। कैलकुलेशन कर सकते। क्या टीचर ने चीज बताई? पूरे क्वेश्चन को लिखो, अल्फाबेटिकली डाटा भर दो, एक सिंबल ऐसा बचेगा जिसके आगे नाइदर आस्क्ड नॉर गिवन नॉर नोन, वो हमारा ऑर्फन सिंबल होता है। तो ऑर्फन सिंबल क्वेश्चन का और ऑर्फन सिंबल इक्वेशन का सेम होना चाहिए, उसके सामने लिखो, इक्वेशन यूज कर लो क्वेश्चन। Yes. तेरे में तीर मारने की जरूरत नहीं। देख लो, अकेले बच्चे को पढ़ाया, ऐसा तो तुम्हें पूरी क्लास में भी निपटाया होगा, क्या नहीं? जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे, कालिया सर को, वीनू सर मैम को 30-30 साल हो गए पढ़ाते, इसलिए। और तुम्हारे टीचरों को भी 10 साल हुए हैं। तो ये ट्रिक आप सीख लो और छा जाओ क्लास में। राइट? आज का लेक्चर कैसा लगा बताओ? तो फिर आपने ये रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी आपको, प्लस आपने मीनू मैम को फोन करके बताना है कैसा। ठीक है? Okay.